पॉलीगॉन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी अभी बताई गई डेफिनेशन में कुछ कमी रह गई है जो हम बताना भूल गए। वो क्या? एक मैनी साइडेड फिगर है, वो सही है, बट एक मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर है। क्या अब ये पॉलीगॉन है? जी। अब ये पॉलीगॉन है। तो चलिए, जब हम पॉलीगॉन की बात करेंगे तो पॉलीगॉन जो है मैं ऐसे कह देता हूँ, अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड टू डी ज्योमेट्रिकल शेप। सही है, बिल्कुल बेसिक सी बात करी है मैंने, ज्यादा इसको मैंने जो है वो फैंसी नहीं करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो एक पॉलीगॉन क्या है? एक पॉलीगॉन जो है वो एक क्लोज्ड 2D ज्योमेट्रिकल शेप है। अगर आप में से कुछ लोगों को 2D समझ में आता है तो ठीक है, नहीं अगर किसी को समझ में आता तो फिलहाल उस तफसील में जाने की जरूरत है भी नहीं। जिनको आता है पहले से समझ में, जिन्होंने वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने वॉल्यूम अपना 3D शेप्स और 2D शेप्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा। अगर सुना भी है तो काफी है, बहुत तफसील भी पता है तो भी मुझे इसमें फिलहाल कोई दिलचस्पी अभी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने आपसे कह दिया पॉलीगॉन क्या है। एक ज्योमेट्रिकल शेप है जो एक क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप हो। अब सोच कर बताओ, एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप बनाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी शेप में कम से कम कितनी साइड्स होनी चाहिए है? 3। 3। ठीक है, तो हमें एक क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप बनाने के लिए कम से कम भी 3 साइड्स चाहिए होती हैं। सही। तो जो ये चीज है, अभी बना देता हूँ, जो ये चीज मैं बना रहा हूं, इसे आप किस नाम से जानते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। अगर मैं पूछूं क्या ये पॉलीगॉन भी है? जी। ये पॉलीगॉन भी है। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन भी है, लेकिन हम इसको पॉलीगॉन के नाम से उमूमन नहीं जानते, हम इसे ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल is a polygon with the least या मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। सही है, ट्रायंगल वो पॉलीगॉन है जिसमें सबसे कम, यानी सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगॉन ट्रायंगल है। इससे कम तो नहीं हो सकती आपकी साइड्स। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद पॉलीगॉन के बाद दूसरा क्या बोल दिया मैंने, दूसरा पॉलीगॉन क्या आता होगा? अब मैं बोल ही चुका हूं। तो दूसरा पॉलीगॉन मिसाल के तौर पर, एक तो नहीं, ये मुझे बड़ा हमेशा परेशानी रहती है, ये इस तरह से, इस पॉलीगॉन का नाम क्या है? कितनी? ट्रेपेजियम। नहीं, ट्रेपेजियम तो नहीं, मैंने कोई भी पैरेलल साइड्स वगैरह नहीं बनाई, सिर्फ मैंने इरेगुलर पॉलीगॉन। एक इसलिए, हेलो, मेरी बात आ रही है? जी। 4 साइड्स हैं। हाँ, फोर साइड्स वाली शेप क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना। क्वाड्रिलेटरल याद रखना, क्वाड्रिलेटरल तो मैं तुम लोगों को भी पढ़ा भी ना नहीं रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल की ना
प्रॉपर्टीज, मतलब खैर अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मतलब मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल लगती है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज कि मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, फिर जो है ना लोग भाग जाए, ये क्या फिर इतना मुश्किल जो है वो। और उसकी बहुत अहमियत भी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज आपको बहुत जगह इस्तेमाल करनी पड़ेगी और बहुत उम्र तक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी आप अगर ए लेवल्स में भी मैथ्स पढ़ रहे होंगे, वहां भी आप यही वाली प्रॉपर्टीज जो आपको हम नहीं सिखा रहे वो इस्तेमाल। क्वाड्रिलेटरल किसी साइड से शेप को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल हम लोग। चार। क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज शेप। ये भी आपके पॉलीगॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, बट इनके नाम इस तरीके के हैं कि लगता है कि पॉलीगॉन की कैटेगरी में नहीं आते। चार साइड्स के बाद कितनी साइड्स आती होंगी? चलो, चार साइड्स के बाद कितनी साइड्स? चार, चार के बाद क्या आता है? पाँच। चार के बाद पांच आता है। तो फिर आपके पास, मैं जरा साफ सुथरा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें काम भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जरा थोड़ा सा टाइम लेके बना रहा हूँ। चार के बाद आपके पास आएंगी पांच, और पांच साइड्स वाले पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं भाई? नहीं पता? पेंटागन। पेंटागन, ठीक है। जी। पेंटा मतलब फाइव, जी। सही है। तो पेंटागन, इसमें पेंटा का मतलब है फाइव, ठीक है। डैश डालना जरूरी नहीं है, पूरा पेंटागन हिसाब से लिखा जा सकता है। पांच के बाद क्या आता है? 6 सिक्स, और हेक्सा। सिक्स के लिए हेक्सागन। हेक्सा, hexagon हेक्सा मतलब सिक्स, ठीक है। तो बस ये आखिरी मैं बना रहा हूँ, उसके बाद उसमें नाम लिख दूंगा, तो फिर काम शुरू करेंगे ना भाई, वरना फिर हम डायग्राम ही बनाते रहेंगे। तो ये मैंने बना दी हेक्सागन, ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा नाम बस लिख दे रहा हूँ बाकी सारे, ठीक है। मेरे पास पॉलीगॉन्स जो है वो कौन कौन से, सबसे पहले मेरे पास आता है पॉलीगॉन में ट्रायंगल, राइट। जी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स दैट वी हैव। ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन, ठीक है। पेंटागन के बाद हेक्सा। हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन के बाद हेप हेप हेप्टागन। हेप्टा, हेप्टा मतलब सेवन, हेप्टा कौन। हेप्टा के बाद ऑक्टागन। ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टा मतलब एट, और ऑक्टागन के बाद नैनोगन। नैनो, नैनो मतलब नाइन, और नैनो के बाद डेका, डेका मतलब 10, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आ जाएं तो फिर हम ऐसे कहते हैं 11 गॉन, 12 गॉन, फिर अगर और आगे चले जाएं मिसाल के तौर पे 20 गॉन,
और फिर करते 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 एक ऐसा नंबर जो समझ ही ना आए तो उसे हम एन गॉन कह देंगे। सही है। इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से याद हो जाते हैं। एक कभी कभी हेप्टा बच्चे भूल जाते हैं, वरना बाकी तो डेका मतलब 10, नैनो मतलब 9, ऑक्टा आप लोग कंप्यूटर वाली जनरेशन है, ऑक्टा का मतलब 8, ठीक है। और हेक्सा मतलब 6, पेंटा 5। सिर्फ एक हेप्टा है जो थोड़ा सा अजीब सा साउंड करता है, वरना और कोई चीज इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इनके नाम, इनकी नंबर ऑफ साइड्स, और इनके नाम, इनके नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल, जो भी आप कह लें, नंबर ऑफ एंगल्स लिख रहा हूं मैं, वो सब कुछ बता देती है। ट्राइंगल में कितनी साइड्स बता दो? 3, 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नैनोगन में 9, डेकागन में 10, 11 गॉन में 11, 11, 12 गॉन में 12, 20 गॉन में 20, 20, और एन गॉन में 0, अरे भाई ये क्या बात हुई, एन गॉन में एन, वो एन कोई भी नंबर हो सकता है। सही है। मुझे भी फिलहाल वो नंबर नहीं पता, तो मैंने उसको एन लिया हुआ है, ठीक है। फिर एंगल्स पे आ जाओ। ट्राइंगल्स में कितने एंगल्स? 3, 3। 4, फिर क्वाड्रिलेटरल में 4, उसके बाद 5, हेप्टा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, और फिर एन, इस तरीके से। सही। जी, अच्छा, अब उसके बाद एक और बात, जरा सा, हमारे पास कितनी तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं? 20, 30 तो मैंने बनाए हैं, पॉलीगॉन तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। पॉलीगॉन्स दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इररेगुलर। अगर कभी कोई आपसे पूछे ना कि टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स बताओ, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आपसे हेक्सागोन, हेप्टागोन, पेंटागोन, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं, पॉलीगॉन दो तरह के होते हैं, या तो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं या इररेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं। सही है। जी, अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता होगा? अब पॉलीगॉन in which the length of all the sides and the measure of all the angles are equal to one another। सही है। मुख्तसरन हम जब इसको बोलेंगे, यानी मुख्तसरन, मुख्तसरन का मतलब क्या होता है भाई? मतलब ब्रीफली, ठीक है। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी की सारी साइड और सारे के सारे एंगल्स बराबर हो, बस। समझ गए? जी, लेकिन याद रखना, ये जो है ना, क्वेश्चन तुम्हें बताएगा, ठीक है, और क्लियरली बताएगा कि द पॉलीगॉन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। या अगर मैं एक पेंटागॉन की बात करूं तो मैं कहूँ एक रेगुलर पेंटागॉन। सही है। अपने पास से नहीं आप मान लेंगे कि यार ये रेगुलर होगा। अगर सवाल ने नहीं बताया रेगुलर, तो आप उसको रेगुलर नहीं मानेंगे। अच्छा, अब जब मैंने रेगुलर बता दिया, तो अब इररेगुलर तुम लोग बता दो। ये तो बात नहीं, रेगुलर बता दो, शाबाश। रेगुलर पॉलीगॉन। हाँ बोलो। polygons where the length and angles are not equal to one another. हाँ, यानी सारे के सारे बराबर ना हो। फर्ज करो एक 10 साइड का मैंने पॉलीगॉन लिया, उसमें से 9 एंगल्स बराबर हैं, बट 10वां एंगल अनइक्वल है। सही।
अगर एक भी अनइक्वल साइड है या एक भी अनइक्वल एंगल है तो फिर वो पॉलीगॉन इर्रेगुलर हो गया। सही है, तो ये डेफिनेशन मैं आपके लिखने के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अ पॉलीगॉन इन विच द लेंथ एंड द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू वन अनदर। ओके, कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया। जी अच्छा, कल हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज की बात करी, क्या कल जितनी भी शेप्स की या जितनी भी प्रॉपर्टीज की हमने बात करी, क्या उसमें कहीं भी हमने पॉलीगॉन पढ़ा था? किसी भी तरह के पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज की बात करी थी हमने? सोच समझ के बताओ। Triangles. कल हमने ट्रायंगल की बात करी थी। अच्छा, अब देखो ट्रायंगल की मैंने तुम्हें कल कितनी प्रॉपर्टीज बताई, जब तक मैं ये बना रहा हूँ तब तक हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। ट्रायंगल की मैंने तुम्हें कितनी प्रॉपर्टीज बताई थी? All angles are up to 180. ठीक है, ऑल एंगल्स एट अप टू 180, वेरी गुड। और The exterior angle is equal to the opposite interior angles. यानी मैंने कल आपसे जो बातें करी, एक ही पॉलीगॉन की बात करी, और उसमें मैंने, अरे भाई, बात करी आपसे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम की, और फिर मैंने आपसे बात करी उसके एक्सटीरियर एंगल की। सही ना? जी अब आज हम पॉलीगॉन्स की बात दोबारा कर रहे हैं, और हम पॉलीगॉन्स में भी बात यही करेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम और फिर एक्सटीरियर एंगल की बातें भी करेंगे। सही है? तो जब भी कभी भी किसी भी पॉलीगॉन की बात तुम करोगे ना, तो बस ये याद रखो कि भाई बातों में हमेशा हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की ही बात करेंगे। ठीक है, ये देखो मैं बार बार तो नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैं एक दफा कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ढंग का बन जाए। और बेटा एक ही एग्जाम्पल से सिखाऊंगा। सही है, कोशिश करना समझ में आ जाए। चलिए, मैंने जो शेप ली है यहाँ पर, कितनी साइड्स हैं इसमें? 6. 6 साइड्स। ठीक है, कितने एंगल्स हैं इसमें? 6. हम लोग जब पॉलीगॉन्स की बात करते हैं तो हम उसमें उनके इंटीरियर एंगल्स के सम की बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स के सम की बात करते हैं। ठीक है, तो बात जब भी आप पॉलीगॉन की बात कर रहे होंगे तो पॉलीगॉन में बात हमेशा क्या होगी? उनके इंटीरियर एंगल्स की बात होगी और उनके एक्सटीरियर एंगल्स की बात होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स या एक्सटीरियर किसी की भी बात करो, तुम बात करोगे उनके सम की और बात करोगे इंडिविजुअल इंटीरियर और इंडिविजुअल एक्सटीरियर एंगल्स की। सही है? जी. अच्छा जी, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, आप सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर मेरी बात पर, ठीक है? क्योंकि याद करने के लिए जाओगे ना फॉर्मूले, तो हमेशा परेशान रहोगे। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करने के लिए कभी नहीं जाओगे। किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो, कोई सा भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब कुछ मौजूद है हमारी किताबों में। इस सब चीजों की थ्योरी है, इन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन है, हम सिर्फ देते नहीं है। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला रटवाऊंगा तो नहीं आपको। मैंने आपसे इसमें पूछा कितनी साइड्स हैं, इसमें कितने वर्टिसेस या कितने कॉर्नर्स हैं? 6. 6 कॉर्नर्स, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे इसमें जो एक कॉर्नर को मैंने कह लिया, ए कह लिया। सही है, फिर उसके बाद यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ई, और यहाँ पर एफ। अब मैं हूं मौजूद ए पर,
ठीक है, आप बताइए आप ए से किस किस कॉर्नर को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या आप ए से बी को ज्वाइन कर सकते हैं या ए से बी ऑलरेडी ज्वाइन हुआ हुआ है? ऑलरेडी ज्वाइन हुआ है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये सिर्फ आप ए पर है, आप ए से दूसरे वर्टेक्स तक जा सकते हैं, तो ए से कहां कहां जा सकते हैं? ए से कौन कौन सी जगह तक लाइन बना सकते हैं? जैसे मैं बता देता हूं, मैं ए से सी तक एक लाइन बना सकता हूं बिकॉज देयर इज नो लाइन राइट नाउ। तो मैं ए से सी तक एक लाइन बना सकता हूं ऐसे, सही है ना? जी जी। और ए से कहां और कहां बना सकते हो? डी और ई। ए से डी और ए से ई, ठीक है। अब वो तुम्हारी मर्जी हो सकती है, तुम ए से शुरू करना चाहो, ए से सबको मिलाओ, ठीक है। कोई कहे नहीं सर मैं ए से नहीं बनाना चाह रहा, तो भाई वो बी से बना ले। कोई सी से बनाना चाहता है, सी से बना ले। अच्छा, तो मैंने ये काम किया। जब मैंने ये काम किया तो सबसे पहले तो मैं कर क्या रहा हूँ ये तो मैं भूल गया बताना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल इंटीरियर एंगल्स का सम पता करना चाह रहा हूँ, सही। मैं चाहता हूं कि मुझे पता लगे कि एक पॉलीगॉन, कैसा भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, उसमें जितने भी इंटीरियर एंगल्स है उन सब का सम कितने डिग्रीज के बराबर होगा, सही है। जी। अच्छा जरा सोच कर बताइए, यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स थे क्या क्या? एक इंटीरियर एंगल बी पर था, एक इंटीरियर एंगल सी पर था, एक डी पर, एक ई पर, एक एफ पर और एक ए पर था। यही 6 इंटीरियर एंगल्स थे ना? जी। बताइए आपने बी वाले एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? जब ये लाइंस बन गई तो बी वाला एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? एक। ऐसे एक मतलब डिवाइड नहीं हुआ ना, एक था एक ही रहा, है ना? जी। एंगल बी, ये है एंगल बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ये वैसे का वैसे ही है जिस तरह की डिवीजन आपने की है, ये एंगल डिवाइड नहीं हुआ। सी वाला एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? दो। 2 पार्ट्स, ठीक है। उस सी में से थोड़ा सा एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में रह गया, थोड़ा सा एंगल नीचे वाले ट्रायंगल में आ गया, सही। डी वाला कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? दो। तो ई वाला, दो। दो। फिर एफ वाला, एक। एक। ठीक है, यानी वैसे का वैसे ही रहा। और ए वाला, चार। वो 4 में डिवाइड हो, 4 में, एफ 4 में डिवाइड हो, सही है। अच्छा अब मैं तो खैर ये चाहता हूं कि आप मुझे क्या करके दें, आप मुझे इन 6 के 6 एंगल्स का सम पता करके दें। और याद रखिए हमें ये करना नहीं आता। हमारे पास अगर कोई थ्योरम है ना, तो वो हमारे पास ट्रायंगल्स का प्रूफ है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। हमारे पास ये वाला प्रूफ है, सही। मैंने भी आपको वो नहीं बताया, खैर ठीक है। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक ट्रायंगल के सम होता है 360। आपको मैंने पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम मालूम करने के लिए कहा। हम पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल का सम निकालना नहीं जानते, तो हमने क्या किया, एक पॉलीगॉन को पॉइंट ए से ऑपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन कर करके बहुत सारे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। एक वक्त में एक ही वर्टेक्स से डिवीजन कीजिएगा। अब इसी में कोई चाहे मैं बी से भी ये वाली लाइनें बनाऊं, सी से भी बनाऊं, डी से भी बनाऊं, ई से भी बनाऊं और एफ से भी बना लूं, तो डायग्राम बहुत खूबसूरत लगेगी, सही। तो सिर्फ ए से डिवीजन की मैंने, और मैंने पॉलीगॉन को कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया? चार। 4। बताओ एक ट्रायंगल में जब हम सारे के सारे एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो सम कितना बनता है? 180। 180। यहाँ पर जो शेप तुम्हें दी हुई है उस शेप को तुमने कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया? चार। 4। तो अगर तुम इस शेप के इंटीरियर एंगल्स का सम बताना चाहो तो तुम क्या करो, इन चारों के चारों ट्रायंगल्स के एंगल का सम ऐड कर लो आपस में। पहले ट्रायंगल का सम है 180, दूसरे का भी 180, तीसरे का भी 180 और चौथे का भी 180। इज दैट राइट? जी। तो अगर तुमको मुझको ये बताना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन, हेक्सागोन की बात कर रहा हूँ अभी, तो हेक्सागोन को कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड किया तुमने बेटा?
4 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 180। यानी अगर हेक्सागोन की बात हम कर रहे हैं तो हेक्सागोन को हम 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आ जाए हाँ, इसके बाद जरा ये यहाँ पर आ जाए, इस शेप में आ जाए, ये वाली। यहाँ कितनी साइड्स नजर आ रही है बताओ? 5 5। अगर मैं इसको तुम्हें कहूँ ट्राइंगल्स में डिवाइड करने के लिए तो तुम इसको कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर पाओगे? 1 और 2। क्या और कुछ कर सकते हो? अगर तुम्हें इसके इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर दोगे तुम मुझे? 180 1 का 180 ना। कितने ट्राइंगल्स बनाए तुमने यहाँ पर? तो 2। 1 2 और 3। 3 बनाए ना। जी ठीक है, पेंटागन था, कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ? 3 में। एक ट्राइंगल का सम 180 होता है तो 3 ट्राइंगल्स का हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 180। सही है, 540 540। चलिए एक एग्जाम्पल में छोटी सी और थोड़ी सी गंदी सी बनाकर जल्दी से कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब थोड़ा जैसा भी बना है काम चला लो। ठीक है, यहाँ मैंने क्या शेप बना ली? 7 साइड्स वाली। सही है, जी इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 1 2 3 2 3 4 5। 5 ट्राइंगल्स हो गए। जी ठीक है, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 180। यहाँ कितने ट्राइंगल्स हैं? 5 तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 180। सही है, अब जरा जी देखो इस सवाल में साइड्स कितनी थी? 5 साइड्स 5 थी। सॉरी सर 7 थी। जी ट्राइंगल्स कितने आए? 5 5। इसके ऊपर जो डायग्राम ली है उसमें साइड्स कितनी थी? 6 6। ट्राइंगल्स कितने आए? 4 पढ़ लो, और से देखो, 10 सुकून से देखो। 1 2 3 4। 5वां नजर आ रहा है? नहीं ठीक है, 6 साइड से तो ट्राइंगल कितने आए? 4। 4 फिर उसके बाद ये यहाँ कितनी साइड्स थी इस वाले में? 5 5। ट्राइंगल्स कितने आए? 3 क्या तुम साइड्स और ट्राइंगल में कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो? जितना एक साइड पीस होगा एक और ट्रायंगल बनेगा। अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स लिख चुका, मैं नंबर ऑफ एंगल्स लिख चुका। यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ पॉलीगॉन। ट्राइंगल में तो एक ही ट्राइंगल होता है। सही है, जी क्वाड्रिलेटरल को कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर पाओगे? 2 तो पेंटागन को कितने में डिवाइड किया? 3 हेक्सागन को? 4 हेप्टागन को? 5 ऑक्टागन को कितने में करोगे? 6 6। नैनोगन को? 7
डेकागोन को 8 8 8, फिर उसके बाद 9 और फिर 9 10। यही बात है। जी मैं आगे नहीं जा रहा, मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी पॉलीगॉन की साइड्स और उस पॉलीगॉन के अंदर बनने वाले ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल में कितनी साइड्स थी? 3 नंबर ऑफ साइड्स 2 ज्यादा ट्राइंगल्स से। नंबर ऑफ साइड्स 2 ज्यादा हैं ट्रायंगल से, या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 कम है साइड्स से? सही है। देखिए क्या जो मैं लिख रहा हूं वो सब कुछ मैं सही लिख रहा हूं। सही लिख रहा हूं ना? मैं जी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ साइड्स में से 2 को माइनस कर दे रहा हूं। सही है। जी इससे हमें क्या पता लग रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। और क्यों पता करने होते हैं हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? ताकि अगर सम पता करना है तो हम कुछ नहीं करें, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को बस 180 से मल्टीप्लाई कर दें। सही है। जी मेरे पास सबसे आखिर में एक पॉलीगॉन है जिसमें कितनी साइड्स हैं मुझे नहीं पता, मैंने उसको एन कहा हुआ है। तो बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? n-2। n-2, और फिलहाल n-2 को मैं n-2 ही रहने दूंगा। सही। दोबारा, अगर मुझे कभी भी किसी भी पॉलीगॉन्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, हमें पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल पता नहीं करना आता सम, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बने। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइड बाय 180। सही बात। जी तो कभी भी किसी भी पॉलीगॉन का अगर इंटीरियर एंगल्स का सम पता करना है तो तुम किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम नहीं पता कर सकते क्योंकि तुम्हें नहीं आता। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि इस पॉलीगॉन में ट्रायंगल्स कितने निकल आएंगे, और किसी भी पॉलीगॉन में ट्रायंगल हमेशा उसकी साइड से 2 कम निकलते हैं। इज दैट राइट? जी अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज भी लिख देता हूं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये हमेशा 360 होगा। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए कंस्ट्रक्शन कराई जाती है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, सारे के सारे एंगल्स को मेजर करते हैं, उन सबका एंगल 360 के बराबर आता है। ठीक है, फिलहाल कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकता मैं ऑनलाइन क्लास में आपको। यहाँ तक समझ में आई बात? जी ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, द, अरे भाई, फॉर्मूला या फॉर्मूली, प्लूरल ये होता है फॉर्मूले का, ठीक है, फॉर्मूलाज नहीं होता। मेंशन्ड अबव is for all the types of polygon। all the types of polygon मतलब टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या क्या बताई मैंने तुम्हें? रेगुलर इरेगुलर रेगुलर इरेगुलर, यानी अगर सम पता करना है ना आपको इंटीरियर का या एक्सटीरियर का, तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन हो चाहे आपके पास इरेगुलर पॉलीगॉन हो। सही है। जी चलिए जी, अब उसके बाद जरा, अभी ये सब मैं आखिर में समराइज करूंगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, अब मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि ऐसा आपको लगे या नहीं भी लगे,
हम सब यहाँ पर जितने भी हैं सब लोगों को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल सबने सुना है, राइट? जी, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? जिसकी 4 साइड्स होती हैं और वो हर साइड इक्वल भी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की 4 साइड्स होंगी, है ना? नहीं, सॉरी, 3 साइड्स। 3 साइड्स, ठीक है ना? हाँ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, और तीनों साइड्स कैसी होती हैं आपस में? इक्वल। तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ट्रायंगल है तो साइड्स तो 3 ही होंगी, सही है? तो और इक्वल साइड्स पे आप इस तरह के निशान देखते हैं ना, ये आई होप सबको पता है ये वाले निशान। जी, ये तो ज्यादा ही बड़े बड़े बन गए। क्या सिर्फ साइड्स बराबर होती हैं? एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के और तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, सही है? मैं जानना चाहता हूं मिसाल के तौर पर कि ये एंगल 60 के बराबर है, मुझे पता है कि आपको भी पता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है, ये हम सबको पता है, राइट? जी, ये कैसे आया? 180 को 3 से डिवाइड करके, क्योंकि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो फिर आप डिवाइड कर सकते हैं। सही है, यानी आपको पता है कि ईच इंटीरियर एंगल of an equilateral triangle is equal to 180. What is this 180? शाबाश, ये 180 क्या है? टोटल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। जी, ये इस ट्रायंगल का कुल सम आया, ठीक है? अब ये ट्रायंगल कर क्या रहा है? अपने पास जितने कुछ इसके पास है ये तीनों के तीनों एंगल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सही है ना? जी, तो आपने 180 को किससे डिवाइड किया? 3। 3 से, ठीक है? अगर मैं एक स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर के भी हर एंगल की वैल्यू क्या होती है? 90। वो कैसे आप निकालते हैं? 360 को 4 से डिवाइड करके। और वो 360 क्या है? टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ स्क्वायर की अगर बात करूं तो स्क्वायर का टोटल सम जितना बन रहा है उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा और आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, राइट? जी, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन, मैंने बीच में स्पेस दी है, तो पेंटागन कितनी साइड्स का होता है पेंटागन? 5। 5। अच्छा, मैं किस तरह के पेंटागन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रेगुलर की कि इरेगुलर की? रेगुलर। ये रेगुलर की बात होती है, ठीक है ना? क्योंकि रेगुलर में ही इक्वल डिवीजन होती है, ठीक है? चलिए, अब आप जानना चाहते हैं कि भाई पेंटागन का हर एंगल कितनी डिग्री का होगा, तो पहले तो पता होना चाहिए कि पेंटागन के पास कुल मिलाकर एंगल कितना डिग्री है, सही है? अब क्या तुम्हें पेंटागन का कुल मिलाकर एंगल कितना है ये याद है? नहीं। ठीक है, याद नहीं है। क्या तुम जानते हो कि कुल एंगल निकालने का तरीका क्या है पेंटागन का? जी, क्या है वो पेंटागन के अंदर बनने वाले ट्रायंगल्स? पेंटागन में कितने ट्रायंगल्स बनते हैं? 3। 3। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 180। 180। तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा? पेंटागन का कुल एंगल, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट? सही है। जी, जी, इसको किससे डिवाइड करवाओगे? 5। 5 से। सही, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि सबको कितना कितना डिग्री मिलेगा, ठीक है? यानी उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब एक रेगुलर हेक्सागोन का हर एंगल कितनी डिग्री का होगा ये मैं जानना चाहता हूं। तो ये तो पता है कि हेक्सागोन में कितने इंटीरियर एंगल्स हैं,
हेक्सागोन में कितने इंटीरियर एंगल्स हैं? 6। 6। तो जो भी कुल मिलाकर एंगल है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा? 6। 6 पार्ट्स। अब सवाल ये है कि हेक्सागोन के पास कुल मिलाकर एंगल है कितना, तो क्या हमें वो याद है? नहीं। ठीक है, अच्छा चलो, तो इसका तरीका क्या है, हमें सोचना पड़ेगा हेक्सागोन को हम कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने ट्राइंगल? 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय 6, इज दैट राइट? जी। तो अगर मैं आपसे अब ये पूछूं, हाँ कौन है बताओ, हाँ फहद। नहीं सॉरी, वो गलती से हो गया था। each interior angle of a n sided, कितनी मेहनत से कर रहा हूं, of a, कर ही देता हूँ, of a n sided regular polygon, यानी मुझे यहाँ एग्जैक्टली नहीं पता कितनी साइड्स हैं, तो मैंने उनको क्या कहा हुआ है, एन। n। इस n का मतलब 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस रेगुलर पॉलीगॉन के हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है। तो ये तो पता है कि आपको एंगल्स के कितने हिस्से करने हैं, 10, 15, 20, 25 या कुछ और? एन। 10, यानी इसको डिवाइड किससे करेंगे? एन। n से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज, मुझे सम पता होना चाहिए, तो सम का तरीका क्या है कि आप इस पॉलीगॉन के अंदर कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, तो एन कितने बना? -2। n-2, जितनी भी साइड्स हैं उससे 2 कम, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 180। 180। यानी अगर आपको एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू पता करनी है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की, तो आप उस रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स के सम को नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर रहे होते हैं। इज दैट राइट? जी। चलो जरा दोबारा से थोड़ा सा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे, मुझे वर्डेड फॉर्मूला चाहिए फिलहाल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइड बाय 180, इज दैट राइट? जी। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सम चाहिए एक्सटीरियर एंगल्स का, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या ये फिक्स्ड है या ये भी बदलता रहेगा? रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फिक्स्ड है। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम फिक्स्ड है, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, तो वो हमेशा कितना है, 360। सही है, कैसा भी पॉलीगॉन ले लें आप, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 है, कितनी ही साइड्स क्यों ना हो उसमें, 2 साइड हो सकती, 3 साइड्स हो, 15 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, 20 साइड्स हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना है, 360। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम कीप्स ऑन चेंजिंग, इनफैक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइड्स। सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ईच इंटीरियर एंगल की तरफ, और ये वाले फॉर्मूले सिर्फ रेगुलर उसके लिए हैं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो उसका वर्डेड फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हो बता दो, नंबर ऑफ साइड्स कह लें आप उसको, और आप उसको नंबर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हैं। आ रहा है तो समझ में? जी। अब जरा तुम सोच के मुझे बताना कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, अब मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, मैं उसका एक्सटीरियर एंगल पता करना चाह रहा हूँ।
अब एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्रीज के बराबर होगा ये पूछना चाह रहा हूँ। तो इसका भी क्या तरीका होना चाहिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। क्या ये बात सही है? जी। और क्या मैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स को कम से कम कोई एक वैल्यू लिख सकता हूँ? 360। 360। तो जब हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो हम यूजुअली ये नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं यार एक्सटीरियर एंगल का तो आपको हमेशा से पता है 360 है, तो बस 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, लेट्स से n, राइट। जी। पहले तो इतनी बात बताओ कि इतनी बात लॉजिक से समझ में आई कि नहीं आई, या अभी भी याद ही करोगे? आई। ठीक है, इसमें जो चीज तुमको समझनी है वो ये कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज टू लेसर देन द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये बात भूल जाओगे तुम। ये जो बात मैंने भी बोली ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज टू लेसर देन द नंबर ऑफ साइड्स, सही है। अच्छा, अब क्या होगा, अब एग्जाम में बैठे हुए अब ये वाली बात कंफ्यूज होगा कि यार साइड्स कम थी कि ट्राइंगल्स कम थे। ये याद रहता है कि दो कम थी, ठीक है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि यार साइड्स कम थी कि ट्राइंगल्स कम थे। तो इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बैठकर, ठीक है। जल्दी से एक गंदा सा पॉलीगॉन बना लो, कैसा भी, ये लो बना लिया। अब इसको डिवाइड करके देख लो, हाथ के हाथ, वहीं के वहीं, ठीक है। साइड्स कितनी नजर आ रही है तुम्हें? अरे बता दो, साइड्स कितनी नजर आ रही है तुम्हें? 5। ट्राइंगल्स कितने नजर आ रहे हैं? 3। 3। तो क्या याद आया, साइड्स कम है कि ट्राइंगल्स कम है? ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स कितने कम है? 2। तो ठीक है, अब हमारे बच्चे क्या होता है, वो बेचारा बैठ के ना याद करने की कोशिश करता रहेगा, एग्जाम में बैठा हो याद नहीं आ रहा कि यार खाली साइड्स कम थी कि ट्राइंगल्स कम थे, पता नहीं क्या था क्या था, ठीक है। तो फौरन वहीं के वहीं, जितनी देर में तुम बिला वजह सोच रहे हो, वहीं के वहीं बनाकर करके देख लो, सही है। चलिए, अब मैं इसको सम अप कर रहा हूँ सारा। एक टेबल बना रहा हूँ, इंटीरियर एंगल्स के फॉर्मूले, और उसके बाद एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। तो आप जरा ढंग से बना लीजिएगा, मैं तो बस ऐसे ही गंदा सा बना रहा हूँ। और ये चीजें अपने हाथ से बनाइए, हर चीज बनी बनाई पकी पकाई जो है वो हमें मिल जाए किसी काम की नहीं होती। नोट्स के नाम पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सीरीज भरी पड़ी है लोग, वो जब तक अपने हाथ से नहीं बनाएंगे ये टेबल्स और चार्ट समझ में नहीं आता। खुद से बना लें, ठीक है, आपको फिर चीजें आसान लगने लगेगी। ये मैंने बना दिया, सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सम की, और यहाँ पर ईच क्या इंडिविजुअल की, सही। अब सुनो जरा मेरी बात, इस जगह पर मैं क्या चीज लिख रहा हूँगा, इस जगह किस चीज का फॉर्मूला लिखूंगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक तो ना, आप में से बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ ना बच्चों को ये टेबल वेबल भी समझ में नहीं आते कुछ खास, ठीक है। ये जो पूरा कॉलम देख रहे हो, ये कॉलम चल रहा है सम का, ठीक है। ये जो कॉलम देख रहे हो ये इंडिविजुअल एंगल का चल रहा है, सही है। जी। उसके बाद अगर मैं ये वाली रो की बात करूं, ये वाली रो जो जा रही है ये इंटीरियर एंगल्स के लिए बनाई है, सही है। और नीचे वाली जो रो बनाई है ये एक्सटीरियर एंगल के लिए बनाई है, ठीक है। तो ये वाला जो हमने डब्बा बनाया है यहाँ पर, ये ये हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए बनाया है, राइट। जी। अब इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का तरीका हमारे पास कोई नहीं है, हमें इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना नहीं आता। हमें सिर्फ एक ही चीज का इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना आता था, वो क्या था? बताओ शाबाश, बताया था अभी।
सिर्फ एक ही शेप है, एक ही क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका सम निकालने का तरीका हमें आता है। कौन सी है वो शेप? वो ट्राइंगल है ना, अभी बताई थी ना। सही है, वो ट्राइंगल। मेरी आवाज आ रही है? अरे भाई क्या हो गया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी। तो अगर इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का तरीका बताया मैंने उसका तुम्हें, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइड बाय 180। इज दैट राइट? जी। ये मैंने वर्डेड फॉर्मूला लिखा। अगर इसे मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा? n-2। इसमें n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। सही है। इसमें n क्या है बेटा? नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक पॉलीगॉन में 6 एंगल्स हैं तो उस पॉलीगॉन में साइड्स कितनी है? 4। अरे भाई, अरे भाई, सही। एंगल्स 6 हैं तो साइड्स भी कितनी हैं? 6। और बताओ ये n-2 क्या चीज है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड हो गया। चलिए, तो सम के लिए हो गया n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। ये पूरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लिखा है मैंने। फॉर्मूला कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे n-2 मल्टीप्लाइड बाय 1, आप पूरा बोलेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्या एक्सटीरियर एंगल का कोई फॉर्मूला है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का कोई फॉर्मूला है? नहीं। एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना है? 360। 360। एक्सटीरियर एंगल्स को फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितनी साइड्स है, वो हमेशा 360 रहता है। सही। अच्छा, जी। इंडिविजुअल पे आ जाओ तो इंडिविजुअल के लिए क्या करोगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। इज दैट राइट? जी। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो बताओ, न्यूमरेटर में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या लिखूंगा? n-2 times 180। n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 और डिवाइड में n। n। फिर अगर मैं एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल पता करना चाहूं तो अब क्या लिखूंगा वर्ड्स में? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। इसी को जरा मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखवा दो। बता दो, शाबाश, बता दो। 360 upon n। 360 अपॉन n। सही है। ये जो सम वाले फॉर्मूले हैं ये किस तरह के पॉलीगॉन के लिए वैलिड है? रेगुलर। सम वाला। सम वाला सब सब के लिए। ठीक है, तो रेगुलर और लिखेंगे हम वैलिड फॉर रेगुलर एंड इररेगुलर बोथ। जबकि इंडिविजुअल वाला किसके लिए है? only for regular। वैलिड फॉर रेगुलर ओनली। ठीक। अब कुछ थोड़े से फैक्ट्स, यानी ये तो मैंने सारा फॉर्मूला एक जगह कर दिया ना। अब एक चीज याद रखिए, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। हालांकि ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। किसी भी तरह का पॉलीगॉन उठाओ, रेगुलर उठाओ, इरेगुलर उठाओ, कोई भी उठाओ, उसमें जितने साइड्स हैं उतने ही एंगल्स होंगे। सही है। और उसके बाद एक बहुत अहम प्रॉपर्टी, या मतलब प्रॉपर्टी तो नहीं, एक एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल
इज इक्वल टू 180। ठीक है, एक मिनट अभी आता हूँ, वापस दिखाता हूँ दोबारा से। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने भी एक मिसाल ले ली, ठीक है, यहाँ मैंने इसको एक्सटेंड किया। कल मैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता चुका हूँ आपको, राइट। जी जी। ये जो लाल वाला एंगल मैंने बनाया, इस लाल वाले एंगल को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल के साथ जो लगा हुआ इंटीरियर एंगल है उसकी बात हो रही है। यानी इस लाल वाले को और इस ग्रीन वाले एंगल को अगर ऐड कर दूं तो कितना बनना चाहिए? 180। 180। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पर आ जाओ और यहाँ मुझे कहो सर मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया, ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फलाना फलाना है, और मैंने फिर ये वाला इंटीरियर एंगल ले लिया और ये वाले इंटीरियर एंगल, इस ग्रीन वाले इंटीरियर एंगल को उस लाल वाले इंटीरियर एंगल के साथ, सॉरी लाल वाले एक्सटीरियर एंगल के साथ ऐड किया तो 360 180 नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो साथ साथ जल लगे हुए एक्सटीरियर इंटीरियर उनकी बात हो रही है। इस रेड वाले को इस ब्लू वाले के साथ ऐड करोगे तो 180। सही है। जी। तो ऐसा नहीं कोई भी एक्सटीरियर और कोई भी इंटीरियर, जो साथ में लगे हुए हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे ये मेरी अच्छी डायग्राम बनी हुई ना साफ सुथरी, तो मैं यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल ऐसे ले लेता हूँ, सब एक ही मिसाल हो जाएगी ना। ये मैंने इसको एक्सटेंड किया और ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया, राइट। ये जी। वाला एक्सटीरियर एंगल और इसके साथ बना हुआ ये वाला इंटीरियर एंगल, इन दोनों को ऐड कर दिए तो किसके बराबर? 180। 180 के बराबर। सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर ये याद रह जाए तो आपके पास ये एग्जामिनेशन के बहुत सारे सवालों में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा 5 मिनट दीजिए मुझे, तो मैं एक एग्जाम क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, हमारे पास ज्यादातर, अब तो खैर चेंज कर दिया थोड़ा सा सीआई ने, लेकिन एक जमाने तक ये वाले सवाल बहुत आते थे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद एन इंटीरियर एंगल ऑफ 150 डिग्री। इस तरह के सवाल बहुत आते थे। क्या चीज मालूम करने के लिए कही मैंने आपसे? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के लिए हमने जो सिंबल यूज किया हुआ है अपने फॉर्मूलों में, वो क्या यूज किया हुआ है? एन। एन। मैंने आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछने के लिए कहा कि एक पॉलीगॉन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स बताओ, और मैंने आपको उस पॉलीगॉन का क्या बता दिया? इंटीरियर एंगल। सम बताया है कि इंडिविजुअल बताया है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। ठीक है, अब जैसे कभी कभी ना बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये सम है कि इंडिविजुअल है। भाई आपका जो सम होता है ना वो 180 से कम हो ही नहीं सकता। सबसे छोटा पॉलीगॉन है ट्रायंगल, और ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 से कम हो ही नहीं सकता। ओके, एक बात ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए, किसी भी पॉलीगॉन में कोई भी इंटीरियर एंगल, इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। सही है, बोलो बात समझ में आई? जी जी। अच्छा, अब मुझे नंबर ऑफ साइड्स पता करना है और मुझे एक इंटीरियर एंगल पता है। अब जो हम लोगों के यहाँ बच्चों ने तो रट्टे मारे भी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला क्या था? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यानी इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय एन। वो इस फॉर्मूले से एन पता करते हैं, जो कि टेक्निकली गलत नहीं है, बट देन अभी जो मैं करके आपको दिखाऊंगा। इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है? 150 इज इक्वल टू, ये n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 180, इसको ओपन कर दूं तो 180 n माइनस 360 अपॉन n, इज दैट मच? ओके, जी। इसको अरेंज कर लेता हूं जरा, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360, जिसको हम सॉल्व करने के लिए अगर अरेंज करेंगे तो ये वाली कुछ मेहनत हमें करनी पड़ेगी।
सही है, ठीक है। जी मैं उमूमन इतनी जल्दी सवाल कर नहीं देता हूँ, मैं बहुत टाइम लगाता हूँ सवाल करने में, लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम है जरा, तो अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ किस तरह का सवाल पेपर में आता है। और हमारे बच्चे इस तरह से करते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चों का क्या तरीका होता है, हमारे बच्चों का तरीका ये होता है कि वो सवाल में दी हुई इंफॉर्मेशन देखते हैं और उस इंफॉर्मेशन से मैच करता हुआ फॉर्मूला देख के फॉर्मूला लगा देते हैं। सही है, क्योंकि इसी तरीके से आपको आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, एकेडमिक अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि यार इस सवाल ने जो चीजें हमें बताई हुई है, इन बातों के पीछे का मतलब क्या है। जब आप सवाल पढ़ते हैं ना, तो आपको समझना पड़ता है कि सवाल ने जो चीजें बताई और सवाल ने जो चीजें पूछी हैं, उनके पीछे और क्या क्या पता लग गया। जिस वक्त इसने मुझे इंटीरियर एंगल बताया ना, उसने मुझे एक चीज और बता दी, इसने मुझे एक्सटीरियर एंगल भी बता दिया। सही है। जी तो वो हमें जरा क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है क्वेश्चन में से डेटा निकालो या इन्फॉर्मेशन निकालो, उस इन्फॉर्मेशन या उस डेटा से मैच करता हुआ फॉर्मूला उठाओ और सवाल आंख बंद करके कर दो। अब देखिए, मैं जिस तरीके से सवाल करूंगा उसमें, और जिस तरीके से मैंने पहला मेथड किया उसमें, ठीक है, मुझे पहले ही पता लग गया कि एक्सटीरियर एंगल मेरा है 180 में से 150 माइनस करने के बाद 30 डिग्री। सही। और उसके बाद मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, विच मीन्स 30 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। एन को आप वहां ले जाइए, 360 को आप यहाँ ले आइए, तो आपको एन की वैल्यू 360 अपॉन 30 वो आ गई 12। हो सकता है आपको नंबर ऑफ स्टेप्स में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा हो, बट स्टेप देखो कि उस स्टेप में कितनी कन्वीनियंस है और पहले वाले मेथड में कितनी कन्वीनियंस है। सही है। तो खैर इस तरह से आते हैं हमारे पास सवाल, और हमारे बच्चे मेथड नंबर 1 से कर रहे होते हैं और फिर वहां जाके फंसते भी हैं उसमें। सही। तो खैर इस तरह का सवाल आता है हमारे पास, और भी तरह के सवाल आते हैं पॉलीगॉन्स के, ठीक है। मकसद अभी सवाल करवाना नहीं है, मकसद अभी सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले हैं कि ये फॉर्मूले बने किस बुनियाद पर थे या बनाए कैसे हमने, ठीक है। तो अगर वो समझ में आया होगा तो फिर आप पॉलीगॉन्स कभी नहीं भूलेंगे, वरना 11th के बच्चे को कभी पूछो ना एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स, उसकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ा दें सर आप, क्योंकि उसके फॉर्मूले में नहीं याद, ठीक है। तो फॉर्मूले जब तक आप याद करेंगे तब तक आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। समझ आया कुछ? जी जी बस ये वाला आपका भी ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, कभी भी किसी से भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो कोशिश ये करो कि उससे को यार हमें सिखाओ ये फॉर्मूले ओरिजिनेट कहाँ से हुए, बने कैसे, किस लॉजिक पे इन फॉर्मूलों को